नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की जाती है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, नंबर जरा ध्यान रखिएगा, 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है, जरा ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में होता है। कहाँ होता है? तो बांकीपुर पटना में इसका आयोजन होता है और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, यह भी जरा ध्यान रखिएगा, आर.एन. माधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था वो बांकीपुर पटना में होता है और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। अगर यहाँ बांकीपुर दिया होता तो आप बांकीपुर को टिक करते। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है वो बांकीपुर पटना में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी होती है। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा होती है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं और इसके लिए उन्हें 1908 में फांसी की सजा होती है। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी की सजा होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में महात्मा गांधी के प्रयासों से चंपारण में कृषि की जांच के हेतु एक समिति का गठन होता है और उस समिति के अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई। महात्मा गांधी भी समिति के एक सदस्य थे, परंतु चंपारण में कृषि जांच हेतु जो समिति गठित हुई थी उस समिति के अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो आपको पता है कि बिहार में ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार था और मौर्य साम्राज्य के समय में मेगास्थनीज बिहार आते हैं, अर्थात बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था वो मेगास्थनीज था। बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था वो मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में होता है। कुंडलग्राम में होता है। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभों में लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों अभिलेख बिहार में स्थित है। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में स्थित है। चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में स्थित है और रामपुरवा अभिलेख भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो जरा ध्यान रखेंगे, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, रामपुरवा अभिलेख पश्चिमी चंपारण में स्थित है। रामपुरवा से अशोक के दो स्तंभ प्राप्त होते हैं और इन दोनों पे, एक पे बैल और एक पर सिंह की प्रतिकृति बनी हुई है। एक पर बैल और एक पर सिंह की प्रतिकृति बनी हुई है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन कौन से स्तंभ लेख स्थित हैं अशोक के, तो 3 हैं, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख। कहाँ से 2 स्तंभ प्राप्त होते हैं तथा एक पर बैल और एक पर सिंह की प्रतिकृति बनी हुई है, तो वह स्थान रामपुरवा है। रामपुरवा से अशोक के 2 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं जिन पर एक पर बैल और एक पर सिंह की प्रतिकृति बनी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कनिष्क के समय में ही कुंडलवन
कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है और उस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अशोक घोष ही करते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क पाटलिपुत्र के बौद्ध विद्वान अशोक घोष को अपने राज्य दरबार में आश्रय देते हैं। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में, और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अशोक घोष ही करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अशोक घोष ही करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के समय का शासनकाल में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में होती है। और अगला प्रश्न आता है कि यह कहाँ होती है? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में होती है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। किसके शासनकाल में होती है? तो अशोक के शासनकाल में होती है। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति या तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हरेक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हरेक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ होता है। हरेक वंश के पश्चात मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग ने हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। जरा ध्यान देंगे, शिशुनाग ने हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके मगध पर नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो कालाशोक को जाता है। लेकिन पाटलिपुत्र को स्थापित करने का श्रेय जो है उदयीन को जाता है। पाटलिपुत्र को उदयीन ने बसाया था, लेकिन पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो कालाशोक को जाता है। तो जरा ध्यान देंगे, पाटलिपुत्र को किसने बसाया? तो उदयीन ने। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो वो होगा कालाशोक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो वाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में ऐसा वर्णित है कि कालाशोक की हत्या महापद्म नंद कर देता है और मगध में नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्म नंद जो है वो कालाशोक की हत्या करता है और कालाशोक की हत्या करके मगध में नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार शिलाकंटक और रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु जो है वज्जी संध के साथ युद्ध में इन दो शस्त्रों का प्रयोग करता है। पहला शस्त्र है महाशिलाकंटक और दूसरा है रथमूसल। इन दोनों शस्त्रों का प्रयोग अजातशत्रु जो है वो वज्जी संध के साथ युद्ध में करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो जो वज्जी संध है वो वज्जी संध नाम का जो महाजनपद है ये गणतंत्र था। वज्जी संध नाम का जो महाजनपद है ये गणतंत्र हुआ करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बिहार में आदि मानव के निवास के जो आरंभिक साक्ष्य है वो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होते हैं। बिहार में आदि मानवों के निवास के जो आरंभिक साक्ष्य हैं वो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन है वो उत्तर वैदिक काल में होता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में होता है
और आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार का सबसे प्रमुख जो कारण था वो लोहे की खोज था। अतः उत्तर वैदिक काल में लोहे की भी खोज हो जाती है और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का बिहार सहित पूर्वी भारत में विस्तार भी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, नाम को जरा ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो है वो अकबर के शासनकाल में बिहार आता है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ अकबर के शासनकाल में बिहार आता है और अकबर के शासनकाल में ही 1580 में बिहार को एक सूबे का दर्जा प्राप्त होता है। अकबर के शासनकाल में ही 1580 में बिहार को एक सूबे का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों ने कर दी थी। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों ने कर दी थी। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।